कौन है आपका दुश्मन, यह तो आप जानते ही हैं। क्या यह भी मुझे बताना पड़ेगा? चलिए, ये तो मजाक है। आइए अब हम मुख्य विषय पर बात करते हैं। क्या आपकी माँ ही आपके दुश्मन है? हो भी सकता है, अगर आपकी माँ का स्वभाव मंथरा जैसा हुआ। मंथरा नहीं तो कैकेयी को बिगाड़ा। क्या आपके पिता ही आपके दुश्मन हैं? हो भी सकता है, अगर आपके पिता रावण जैसे हुए। रावण के वजह से ही तो मेघनाथ ऐसे वीर पुत्र मारा गया। क्या आपके गुरु ही आपके दुश्मन हैं? हो भी सकता है, अगर वह गुरु द्रोणाचार्य के जैसे हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने ही तो एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा। क्या आपकी मातृभूमि, क्या आपकी जन्मभूमि ही आपका दुश्मन है? क्या आपका गांव ही आपका दुश्मन है? क्या आपका देश ही आपका दुश्मन है? जरा सोचिए। खैर, मुझे आपकी माँ, पिता, गुरु, जन्मभूमि, गांव और देश का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर मैंने यह किया। क्यों? क्योंकि यही सब वह कड़ियाँ हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह सब कड़ियाँ हैं जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन सफल बनता है। और यही वो लोग हैं जो अगर गलत हो गए तो आपका जीवन भी बेकार हो सकता है। इसलिए क्या यही वो लोग हैं जो आपके असली दुश्मन हैं? क्या मेरी बात से आप पूरी तरह से सहमत हैं? इस विषय पर आगे कुछ कहूँ इससे पहले माँ, पिता, गुरु, जन्मभूमि, गांव और देश के बारे में कुछ सुनिए। माता पिता ही आपके सबसे पहले गुरु हैं, इसलिए माता पिता पूजनीय हैं, पूजनीय थे और सदा ही पूजनीय रहेंगे। इसी वजह से हम सब मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः कहते हैं, और यही सच भी है। माता और पिता ही हमारे सबसे प्रथम देवता हैं। गुरु भी हमारे देवता हैं, पर अगर गुरु का ज्ञान गलत हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? अर्जुन को अगर द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं मिलते तो क्या अर्जुन सबसे अच्छे धनुष चलाने वाले हो सकते थे? अर्जुन और द्रोणाचार्य की बात तो आप जानते ही हैं, पर आजकल के ज़माने में जरा सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचिए। अगर सचिन तेंदुलकर को अच्छे कोच नहीं मिलते तो क्या वह अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे? इसलिए गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बचपन में ही नहीं, आज भी आप देखिए ना, भारत की क्रिकेट टीम है, वहाँ एक से एक बढ़िया खिलाड़ी हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब अच्छे खिलाड़ी हैं, पर तब भी क्रिकेट के कोच का बहुत महत्व है। रवि शास्त्री या कोई भी अच्छे कोच को हमेशा रखा जाता है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोच की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपके गांव में, आपके जन्मभूमि में, आपके ज़िले में, आपके देश में अगर पढ़ाई का, सीखने का और सीखे हुए ज्ञान को इस्तेमाल करने का बढ़िया मौका नहीं मिलता तो आपकी जन्मभूमि, आपका गांव, आपका ज़िला और आपका देश सब के सब आपके दुश्मन ही हैं। हाँ, यह दुखदाई बात है, यह बहुत ही दुखदाई है, पर यही सच है, क्योंकि आपका गांव और आपका ज़िला और आपका देश पूरी तरह से शिक्षा विहीन है, गुरु विहीन है। और गुरु विहीन गांव तथा गुरु विहीन जिला या गुरु विहीन देश आपके जीवन के लिए उस दुश्मन की तरह है जिसे आप देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, पर इन सब का मुकाबला कैसे किया जाए यह तय नहीं कर पाते। यह समझना कठिन है। शिक्षा विहीन और गुरु विहीन छात्र अपना पूरा जीवन गुलाम की तरह ही बिताने को बाध्य होता है। जिस गांव में, जिस जिले में, जिस देश में शिक्षा नहीं है, गुरु नहीं है, वह गांव, वह जिला, वह देश तो गुलामी होता है ना। देश जरूर आज़ाद हो गया, पर आज़ादी के 75 सालों में शिक्षा नहीं मिली। जिस देश में देश की व्यवस्था से ही लोगों की व्यथा का निर्माण होता है, वह देश तो गुलाम ही रहेगा। जो व्यवस्था लोगों की व्यथा ना दूर कर पाए वह तो गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था है ना। यह कहते हुए मुझे दुख होता है, पर सच यही है। देश भले ही आज़ाद 75 साल पहले हो गया हो, पर देश में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सगाई ये सब की व्यवस्था नहीं बन पाई है। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई तो जिले में किसी न किसी तरह से हो जाती है, पर उच्च शिक्षा तो पूरी तरह से डोनेशन आधारित है। दवाई का भी यही हाल है। अगर आप एक बार बीमार पड़ गए तो हो सकता है आपके पूरे जीवन की कमाई भी उस इलाज में ख़त्म हो जाए। गांव में सिंचाई की व्यवस्था है नहीं। नेता अपने नारे बनाते हैं पर किसानों के लिए वो नहरें नहीं बनाते। किसान और मजदूर को खाने के लिए थाली भर भात नहीं मिलता और रोज़ रोज़ उनको नेताओं की बात से ही पेट भरना पड़ता है। अरे मजदूर का पेट तो थाली भर भात से भरेगा
ना, लेकिन उनको लाचारी में नेताओं की बात से ही पेट भरना पड़ता है। यह तो बहुत ही कठिनाई भरा जीवन है। सगाई की बात इसलिए कह रहा हूँ कि शादी बड़ी समस्या है। बेटियों की शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती। इतना ज़्यादा दहेज देना पड़ता है कि बेटियों का जीवन नरक के समान हो गया है। सरकार अगर ये सब समस्याएं नहीं दूर करेगी तो कौन करेगा? यह सब कहना नहीं चाहता, पर समाज के दुश्मन तो यही सब है ना। शिक्षा है नहीं, दवाई की व्यवस्था है नहीं, खेतों में पानी है नहीं, बिल्कुल गुलामों की ऐसी स्थिति है। आप कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। देश तो ठीक चल रहा है, गांव भी ठीक चल रहा है, पर ऐसी बात है नहीं। अगर देश और गांव ठीक चल रहा है तब तो जंगल भी बहुत बढ़िया चल रहा है। जंगल में भी शेर, हिरन, गीदड़, भालू सब रह ही रहे हैं। जंगल तो खाली नहीं हो गया। अब इस बात को आप समझिए कि जंगल में सब जानवर जब रह सकते हैं तो आदमी भी किसी तरह से जी सकता है। लेकिन इसे व्यवस्था नहीं कहते, इसे व्यथा का जीवन कहते हैं, इसे गुलामी का जीवन कहते हैं। इस गुलामी की नींव बहुत पहले पड़ गई थी। उम्मीद यही थी कि आज़ादी के बाद गुलामी की नींव का समाधान होगा, और जब देश आज़ाद हुआ तो समाधान खोजा नहीं गया। देश उसी तरह चलते रहा जैसे अंग्रेज चलाते थे। हद तो ये है कि अंग्रेज के समय में जितने अंग्रेजी स्कूल नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल हम लोग खुद ही बना रहे हैं। अंग्रेज लोग इस देश को अंग्रेज नहीं बना पाए, लेकिन अब भारतीय लोग ही अपने आप को अंग्रेज बनाने के रेस में लगे हुए हैं। अंग्रेजी जरूर पढ़िए, अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा है। क्या किसी को किसी भाषा से शिकायत हो सकती है? अंग्रेजी तो मुझे भी पसंद है, पर सारी दिक्कत ये है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके अमीर के बच्चे ज़रूर मेडिकल या इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके डॉक्टर या इंजीनियर या कलेक्टर बन सकते हैं, पर गरीब का बच्चा अगर हिंदी माध्यम से पढ़ करके वो इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर बनना चाहे तो वो क्या करे? क्या 75 साल की आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी की मेडिकल की किताबें, अंग्रेजी की इंजीनियरिंग की किताबों का भी हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करवा पाए हैं? हिंदी में ट्रांसलेशन करवाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सका है तो यह शर्म की बात है। मेरे संवाद को सुनने वाले मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है। असल में मैं कोई लंबा संवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि काम की अत्यधिक व्यस्तता रहती है, समय कम ही बचता है। पर गंभीर बातों को, गंभीर संवाद को समझने में थोड़ा ज़्यादा समय तो लगता ही है। इसलिए मैं अपने संवाद को कई बार 2 या 3 भागों में कहता हूँ। कोई संवाद भी 5 या 7 मिनट का ही रहे तभी ठीक रहता है। मेरा आज का संवाद भी थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए कौन है आपका दुश्मन भाग 2 को जरूर सुने। अंत में अपने भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन स्वीकार करें। स्नेह वंदन तो ठीक है, पर आलिंगन की बात क्यों करता हूँ? आलिंगन का कारण मैं एक अन्य संवाद में जरूर बताऊंगा, पर अभी इतना ही जान लें कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो यह ग्रंथ एक चित्रमानस नहीं है, यह एक चरित्रमानस है। यह चरित्र को बनाने का ग्रंथ है और यह पुस्तक ये संदेश देती है कि जिसे भी आप भाई मानते हो उसे आलिंगन जरूर करें। आप रामचरितमानस के हर प्रसंग में यह पाएंगे कि राम जी चाहे वो भरत जी से मिलते हों या हनुमान जी से मिलते हों, हर प्रसंग में राम जी आलिंगन जरूर करते हैं। इसलिए आपका भाई होने के नाते राम जी से भी मैंने यही सीखा है कि मैं भी आप सबों का आलिंगन करूं और स्नेह वंदन भी करूं। यही वजह है स्नेह वंदन और आलिंगन कहने का। एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि विषय को समझने के लिए कौन है आपका दुश्मन भाग 2 जरूर सुने।